अनहद और ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर ने मिलकर ये शुरू किया है और ये बातचीत का सिलसिला अनहद की तरफ से चंद महीने पहले शुरू हुआ था और दिल्ली में 4-5 जगह ये होता है और हमें उम्मीद है कि अब ये भी महीने में एक बार शायद ये यहाँ पर भी रेगुलरली हुआ करेगा, किताबों के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से और जो हमारी आजकल की रोज़ मॉडर्न कंसर्न्स हैं उनके हवाले से बातचीत हुआ करेगी। जो आज ब्रॉड किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग मिल रहे हैं वो अभिव्यक्ति की आज़ादी और जो जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में, उससे जो जुड़े हुए सवाल हैं उसके बारे में और जो प्रोटेस्ट की पोइट्री का एक बड़ा ट्रेडिशन है, बहुत पुराना ट्रेडिशन है जिसको तमाम समाजों में हम ट्रेस कर सकते हैं, उसको भी इस हवाले से देखना कि आज अभिव्यक्ति के सामने जो ख़तरे हैं उसमें इसको देखा जाए। तो आज ब्रॉडली जो प्रोग्राम है उसकी शक्ल ये होगी कि शुरुआत हम करेंगे अशोक वाजपेयी जी से। अशोक वाजपेयी जी का भारत सरकार से, प्रशासन से जो भी संबंध रहा है उसके अलावा, क्या कहते हैं, उसके इतर, हाँ, जो कला से, संस्कृति से, कविता से, साहित्य से बहुत लंबा जुड़ाव है और हम खुशकिस्मत हैं कि अब वो सरकारी बंधनों से आज़ाद हैं। कि ये जो ससरी अभिव्यक्ति है हमेशा ही मुश्किल में डालती रही है। ये पहली बार नहीं है कि अभिव्यक्ति को लेकर संकट है। आप आज़ादी के दिनों की बात छोड़ भी दें, इसके बाद भी जब हम एक लोकतंत्र बन गए, एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गए, तब भी अभिव्यक्ति को लेकर कुछ न कुछ उधेड़ बुन होती रही है और एक तरह से स्थापित व्यवस्था के साथ अभिव्यक्ति का जो रिश्ता है तनाव का, द्वंद्व का होता रहा है और ऐसा बहुत कम साहित्य लिखा गया है जिसको आप किसी न किसी तरह के प्रतिरोध से अलग कर सकें। चाहे तो आप ये भी कह सकते हैं कि पिछले 50-60 वर्षों में, यानी लोकतंत्र के इतिहास में 3-4 बातें हुई हैं। एक कि सबसे पहली बार हम एक जीवित लोकतंत्र में रह रहे हैं और 1-1.5 वर्ष का अगर अंधेरा आपातकाल छोड़ दें तो बाकी सारा वक्त हम एक लोकतंत्र में रह रहे हैं। ये पहली बार हमारे इतिहास में हुआ है। इस लोकतंत्र ने हमें कई आज़ादियां दी हैं जिनमें से अभिव्यक्ति की आज़ादी भी एक है। उस अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो इलाका है वो थोड़ा, क्या कहेंगे, धुंधला सा है। मैं ऐसी हिंदी की बहुत सारी कविताएं लाया हूं जो पिछले 20-25 वर्षों में अभिव्यक्ति के इस हद को थोड़ा आगे ठेलती हैं। ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोगों को अभिव्यक्ति के कारण संकट में से गुजरना पड़ा है, पर कुल मिलाकर अभिव्यक्ति की आज़ादी के प्रति हम ये कह सकते हैं कि हमारे लोकतंत्र में एक सहनशीलता रही। उसका एक कारण ये होगा कि ससरे बकते हैं, थोड़ा बहुत चिल्लाते गाते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, इनकी सुनता कौन है। या तो एक ये रुख रहा होगा। दूसरा रुख ये भी हो सकता है कि अगर इनको रोका गया, इन पर बंदिश लगाई गई, इनको कुछ, इनकी कारगुजारियों के लिए इन पर कोई कार्रवाई की गई तो खामखा का विवाद छिड़ेगा, तो इसमें भी क्यों पड़ना। तीसरा ये है कि देखिए, मैं तो राज्य में रहा हूँ इसलिए मैं ये जानता हूँ अपने निजी, मैंने 35 वर्ष सरकारी नौकरी में था, कि सरकार मनुष्य का मूर्खतम संगठन है और उसमें मूर्खता की भी बड़ी भूमिका है। हम लोग समझते बड़े बड़े नीति संबंधी निर्णय लिए गए हैं, शुद्ध बेवकूफ़ी में भी लिए जाते हैं।
किसी को पता नहीं है, कुछ नहीं है, फला है, वो ये सब। तो खैर ये सब होने के बावजूद ये है कि कुल मिलाकर अभिव्यक्ति की आज़ादी बनी रही है, वो दबाव में रही है, तनाव में रही है। और हम लोग भी थोड़े तो चतुर हैं, नहीं तो कवि क्यों हुए? बिना चतुराई के कविता नहीं होती। तो थोड़ी चतुराई से भी हम लोग ऐसा भी मुहावरा अपने लिए बनाते रहे हैं, ऐसा काव्यशास्त्र बनाते रहे हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, कि हम बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हुए हैं जो बिल्कुल क्रांति के ध्रुवांत पर गए हैं, और अच्छे लोग भी थे उनमें बहुत सारे, लेकिन कुल मिलाकर ये रहा है। अब इधर कुछ यूँ हुआ है, ऐसा माहौल बन रहा है। हमारे एक कवि थे रघुवीर सहाय, उनकी एक पंक्ति थी कि मुझे दो ऐसी बोली जिसके दो अर्थ ना हो, क्योंकि अगर उसमें दो अर्थ निकले तो जो एक दूसरा अर्थ है वो गड़बड़ कर सकता है। लेकिन हम लोग तो ये मान के चले कि हम ऐसी बानी में लिख रहे हैं या बोली में लिख रहे हैं जिसमें 5-6 अर्थ हो सकते हैं और होने चाहिए, एक अर्थ ही क्यों होना चाहिए। लेकिन अब हम उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं जहां कविता वगैरह तो छोटी मोटी बातें हैं, नारों से भी ये राष्ट्र खतरे में पड़ जाता है। और तो चार सिर फेरे मान लीजिए, खुदा जाने वो सिर फेरे हैं कि नहीं, लेकिन चलिए तर्क के लिए मान भी लें कि वो सिर फेरे ही हैं, तो उनके नारे लगाने से भारत माता घोर संकट में पड़ जाता है। राज्य इतना कमजोर होगा या देश या राष्ट्र इतना कमजोर हो गया है कि वो बहस से, किसी कार्रवाई से, किसी अभिव्यक्ति से खतरे में पड़ने लगता है। ये पहले कभी नहीं था, इतनी कमजोरी नहीं थी। और ये तब जबकि राज्य बहुत मजबूत है, उसके पास सारे कानून हैं और पुलिस है और क्या क्या है, फौज फाटा है, पूरा बाजार उसके पक्ष में खड़ा है, वगैरह वगैरह। इसके बावजूद ये है कि अभिव्यक्ति, तो जो नारे लगाने की अभिव्यक्ति भी की जो आज़ादी है वो भी ख़त्म होती नज़र आ रही है, क्योंकि उसका दूसरा अर्थ लगाया जाएगा। तो फिर कविता जिसके तो कई अर्थ वैसे ही होते हैं, तो ये एक विचित्र सा माहौल बन रहा है। इसको बनाने वाले वो लोग हैं जो ज़्यादातर सांस्कृतिक रूप से निरक्षर लोग हैं। मतलब वैसा हो सकता है कि उनके पास डिग्रियां वगैरह हों, पढ़ लिखते होंगे, बैंक के कागज़ पे दस्तखत ठीक कर लेते होंगे, लेकिन उनकी न तो भारतीय परंपरा की समझ कायदे की है और न भारतीय लोकतंत्र की। मैं एक दो उदाहरण आपको देके फिर अपना ये बकबक खत्म करता हूँ। हमारे यहाँ एक वैदिक काल में एक ऋषि हुए, उनका नाम था कौंत्य। अब वो थोड़े विचित्र ऋषि थे। वो ऋषि विचित्र इस मामले में थे कि उन्होंने एक ये विचार व्यक्त किया, उस समय वेद जो थे वो अपौरुषेय माने जाते थे, और आपको याद ही होगा कि 1000 वर्ष तक वेदों को लिखा ही नहीं गया, वो मौखिक परंपरा में जीवित रहे। तो उस कौंत्य ने कहा कि अगर वेद का किसी और भाषा, वेद में जो कहा गया है वो किसी और ढंग से नहीं कहा जा सकता, तो इसका मतलब है कि वेद निरर्थक है। अब ये तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लास्फेमी, कि आप कह रहे हैं कि वेद निरर्थक हैं क्योंकि वो दूसरी भाषा में नहीं लिखे जा सकते। तो एक यास्क नाम का दूसरा ऋषि था, उसने एक निरुक्त नाम का ग्रंथ संकलित किया जिसमें वेद की सभी व्याख्याएं दी। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उसने कौंत्य की ये अवधारणा भी निरुक्त में शामिल की। उसको कोई से ऐतराज नहीं हुआ कि ये क्या कर रहा है और इसको सीढ़ी भी लटका देना चाहिए वगैरह। हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की राजधानी बनारस में एक जुलाहा कवि हुआ, कबीर।
उसने एक तरफ तो ये कहा कि पाड़े तुम निपुण कसाई, यानी हम लोगों के जो कुछ ब्राह्मणों के पूर्वज होंगे कि तुम तो बहुत निपुण कसाई हो, और दूसरी तरफ मुसलमानों को मौलवियों की भर्त्सना करते हुए कहा कि चींटी के पग नेवर बाजे सो तेरा साहिब सुनता है, ऊंची चढ़ के बांग लगाए क्या तेरा साहिब बहरा है। ये 15वीं 16वीं शताब्दी में कहा जा रहा है, और इसको लेकर मतलब कबीर को लेकर वो हुआ, विवाद हुआ, लोग सिकंदर लोदी के यहाँ गए, ये सब हुआ, लेकिन किसी ने जेल में बंद नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि ये अपना इनको ये इसका कहने का हक नहीं है। तो 15वीं 16वीं शताब्दी में तो हमारे पास ये हक था, और अब 21वीं शताब्दी में हमसे कहा जा रहा है कि नहीं, हक है, लेकिन उसी हद तक है जिस समय आप देश के बारे में कुछ, अव्वल तो हमको देशभक्ति का हर दिन प्रमाण देने की क्या ज़रूरत है। हम जिस देश में रहते हैं इसी देश ने हमको बनाया बिगाड़ा है, हम इसी देश के वासी हैं, तो हमको बार बार अपनी निष्ठा व्यक्त करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो कानून की प्रथा है उसमें हर व्यक्ति निरपराध है जब तक कि उसका जुर्म उसके विरुद्ध शामिल न हो जाए। तो इसी तरह से हर व्यक्ति देशभक्त है जब तक कि उसकी देशभक्ति के विरुद्ध कुछ साबित न हो जाए। तो बहरहाल तो हम लोग उस माहौल में रह रहे हैं, लेकिन मैं आपको 2-4 कविताएं अगर आपकी इजाज़त हो तो दूसरों की, अपनी नहीं, सुनाना चाहता हूँ। इससे आपको लगेगा कि ये बात कवियों को पहले भी परेशान करती रही है। श्रीकांत वर्मा की एक कविता है प्रक्रिया, जो लिखी गई होगी 1977-78 में, यानी आज से लगभग 30 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले। मैं क्या कर रहा था जब सब जयकार कर रहे थे, मैं भी जयकार कर रहा था, डर रहा था जिस तरह सब डर रहे थे। मैं क्या कर रहा था जब सब कह रहे थे अजीज मेरा दुश्मन है, मैं भी कह रहा था अजीज मेरा दुश्मन है। मैं क्या कर रहा था जब सब कह रहे थे मुंह मत खोलो, मैं भी कह रहा था मुंह मत खोलो, बोलो जैसा सब बोलते। खत्म हो चुकी है जयकार, अजीज मारा जा चुका है, मुंह बंद हो चुके हैं, हैरत में सब पूछ रहे हैं ये कैसे हुआ। जिस तरह सब पूछ रहे हैं उसी तरह मैं भी, ये कैसे हुआ, क्या हुआ। ये आज से 40 साल पहले की कविता है। एक दूसरे कवि थे रवि सहाय, जिन्होंने कविता तो ये संभवतः आपातकाल के दौरान लिखी होगी, पर प्रकाशित हुई आपातकाल समाप्त होने के बाद। हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो तुम पर निगाह रखी जा रही है, हंसो अपने पर न हंसना, क्योंकि उसकी कड़वाहट पकड़ ली जाएगी और तुम मारे जाओगे। क्या बात। ऐसे हंसो कि बहुत खुश न मालूम हो, वरना शक होगा कि ये शख्स शर में शामिल नहीं और मारे जाओगे। हंसते हंसते किसी को जानने मत दो किस पर हंसते हो, सबको मानने दो कि तुम सबकी तरह परास्त होकर एक अपनापे की हंसी हंसते हो, जैसे सब हंसते हैं बोलने के बजाय। जितनी देर ऊंचा गोल गुंबद गूंजता रहे उतनी देर तुम बोल सकते हो अपने से, गूंज थमते थमते फिर हंसना, क्योंकि तुम चुप मिले तो प्रतिवाद के जुर्म में फंसे, और अंत में हंसे तो तुम पर सब हंसेंगे और तुम बच जाओगे। हंसो पर चुटकुलों से बचो, हंसो पर चुटकुलों से बचो, उनमें शब्द हैं कहीं उनमें अर्थ न हो जो किसी ने 100 साल पहले दिए हो। बेहतर है कि जब कोई बात करो तब हंसो, ताकि किसी बात का कोई मतलब न हो, और ऐसे मौक़ों पर हंसो जो कि अनिवार्य हों, जैसे गरीब पर किसी ताकतवर की मार, जहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता उस गरीब के सिवाय, और वो भी अक्सर हंसता है। हंसो हंसो जल्दी हंसो,
इसके पहले कि वो चले जाएं, उनसे हाथ मिलाते हुए, नजरें नीची किए, उनको याद दिलाते हुए वो हंसो कि तुम कल भी हंसे थे। ये है रघुवीर सहाय। विष्णु खरे, उनकी कविता है डरो। तो इसमें तो तारीख दी हुई है 12 जुलाई 1976। कहो तो डरो कि हाय ये क्यों कह दिया, न कहो तो डरो कि पूछेंगे चुप क्यों हो, सुनो तो डरो कि अपना काम क्यों दिया, न सुनो तो डरो कि सुनना लाजमी तो नहीं था, देखो तो डरो कि एक दिन तुम पर भी ये ना हो, न देखो तो डरो कि गवाही में बयान क्या दोगे, सोचो तो डरो वह चेहरे पर न झलक आया हो, न सोचो तो डरो कि सोचने को कुछ न दे दें, पढ़ो तो डरो कि पीछे से झांकने वाला कौन है, न पढ़ो तो डरो कि तलाशेंगे क्या पढ़ते हो, लिखो तो डरो कि उसके कई मतलब लग सकते हैं, न लिखो तो डरो कि नई इबारत सिखाई जाएगी, डरो तो डरो कि कहेंगे डर किस बात का है, न डरो तो डरो कि हुक्म होगा कि डर। तो ये एक परंपरा है जिसको आप चाहें तो ये कह सकते हैं पिछले 50-60 वर्षों में लगभग सारी भारतीय कविता ने एक तो साधारण की महिमा का तरह तरह से बखान किया है, जो बिल्कुल रोजमर्रा की साधारण चीजें हैं, साधारण लोग हैं। साधारण की ऐसी महिमा हमारे भारतीय साहित्य में इससे पहले कभी नहीं। और दूसरी तरफ उसका ज्यादातर स्वर प्रतिरोध का है, और ये तो बहुत उसके जाहिर नमूने हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ प्रतिरोध बहुत अंतःसलिल है, उसको पढ़ने में आपको ये प्रतिरोध समझ में आएगा। और मैं अब गुजारिश करूंगा कुमार अंबुज से। और कुमार जी ने वैसे वनस्पति विज्ञान और कानून पढ़ा है, मुझे पता नहीं, शायद उनमें से कुछ कविताएं सुनाएं जो जिसमें क्रूरता एक है और कुछ ऐसी और हत्या, तो शायद वो कुछ कविताएं सुनाएंगे। ये तकरीबन मुहावरे जैसी बन गई हैं कविताएं। कुमार अंबुज जी। इस कार्यक्रम का जो विषय है वह है अपने आप में पूरी भूमिका और उसकी प्रस्तावना एक साथ पेश कर देता है। तो कुछ कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है नई सभ्यता की मुसीबत। नई सभ्यता ज़्यादा गोपनीयता नहीं बरत रही है, वह आसानी से दिखा देती है अपनी जंघाएं और जबड़े। वह रौंद कर आई है कई सभ्यताओं को, लेकिन उसका मुकाबला बहुत पुरानी चीज़ों से है जिन पर लोग अभी तक विश्वास करते चले आए हैं। इसलिए उसकी थकान, उसकी आक्रामकता समझी जा सकती है। कई चीज़ों के अभी भी विकल्प नहीं हैं, जैसे पत्थर, आग या बारिश। तो यह असफल होना नहीं, हमें पूर्वजों के प्रति नतमस्तक होना चाहिए। उन्हें जीवित रहने की अधिक विधियां ज्ञात थीं, जैसे हमें मरते चले जाने की ज़्यादा जानकारियां हैं। ताड़पत्रों और हिंसक पशुओं की आवाज़ों के बीच या नदी किनारे घुड़साल में पुआल पर जन्म लेना कोई पुरातन या असभ्य काम नहीं था। अपने दांत मत भींचो और उस न्याय के बारे में सोचो जो उसे भी मिलना चाहिए जो मांगने नहीं आता। गणतंत्र की वर्षगांठ या निजी खुशी पर इनाम की तरह नहीं, मनुष्य के हक की तरह हर एक को थोड़ा आकाश चाहिए और खाने सोने लायक ज़मीन तो चाहिए ही चाहिए। माना कि लोग निरीह हैं, लेकिन बहुत दिनों तक सह न सकेंगे। स्वतंत्रता सबसे पुराना विचार है, सबसे पुरानी चाहत। तुम क्या क्या सिखा सकती हो हमें, जबकि थूकने तक के लिए जगह नहीं बची है। तुम अपनी चालाकियों में नई हो, लेकिन तुम्हारे पास भी एक दुकानदार की उदासी है। जितनी चीज़ों से तुमने घेर लिया है हमें, उनमें से कोई भी जरा सा ज़्यादा जीवन नहीं देती, सिवाय कुछ नई दवाइयों के, जो यूँ भी रोज़ रोज़ दुर्लभ होती चली जाती हैं और एक विशाल दुनिया को अधिक लाचार बनाती हैं।
हंसो मत, यह मशीन की नहीं आदमी की चीख है, उसे मशीन में से निकालो, घर पर बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे हैं। हम चाहते हैं तुम हमारे साथ कुछ बेहतर सलूक करो, लेकिन जानते हैं तुम्हारी भी मुसीबत कि इस सदी तक आते आते तुमने मनुष्यों की बजाय वस्तुओं में बहुत अधिक निवेश कर दिया है। और एक छोटी सी कविता, तानाशाह की पत्रकार वार्ता। वह हत्या मानवता के लिए थी और यह सुंदरता के लिए। वह हत्या अहिंसा के लिए थी और यह इस महाद्वीप में शांति के लिए। वह हत्या तो अवज्ञाकारी नागरिक की थी और यह जरूरी थी हमारे आत्मविश्वास के लिए। परसों की हत्या तो उसने खुद आमंत्रित की थी और आज सुबह आत्मरक्षा के लिए करना पड़ी, और यह अभी ठीक आपके सामने उदाहरण के लिए। इसी संदर्भ में एक आतताई को लेकर एक कविता और है छोटी सी। मैं ऐसे आतताई को जानता हूँ, मैं जानता हूँ एक ऐसे आतताई को जो गरीबों में कंबल बांटता है, जिसकी कमीज पर फूल और होठों पर हंसी बनी रहती है। मैं एक ऐसे आतताई को भी जानता हूँ जिसकी तरफ लोग देखते हैं उम्मीद से और जिसके चरण मेरे पिता भी छूते हैं। मैं एक ऐसे आतताई को जानता हूँ जिसमें एक भी बुरी आदत नहीं और उल्लेखनीय है कलाओं के बारे में जिसकी दिलचस्पी धीरे धीरे। अब मैं ऐसे कई आतताइयों को जानता हूँ, बहुत मुश्किल है इस समाज में जिन्हें अब आतताई कह पाना। क्रूरता। धीरे धीरे क्षमा भाव समाप्त हो जाएगा, प्रेम की आकांक्षा तो होगी मगर ज़रूरत न रह जाएगी। झर जाएगी पाने की बेचैनी और खो देने की पीड़ा। क्रोध अकेला ना होगा, वह संगठित हो जाएगा। एक अनंत प्रतियोगिता होगी जिसमें लोग पराजित ना होने के लिए नहीं, अपनी श्रेष्ठता के लिए युद्धरत होंगे। तब आएगी क्रूरता। पहले हृदय में आएगी और चेहरे पर ना दिखेगी, फिर घटित होगी धर्म ग्रंथों की व्याख्या में, फिर इतिहास में और फिर भविष्यवाणियों में, फिर वह जनता का आदर्श हो जाएगी। निरर्थक हो जाएगा विलाप, दूसरी मृत्यु थाम लेगी पहली मृत्यु से उपजे आंसू। पड़ोसी सांत्वना नहीं एक हथियार देगा। तब आएगी क्रूरता और आहत नहीं करेगी हमारी आत्मा को, फिर वह चेहरे पर भी दिखेगी लेकिन अलग से पहचानी ना जाएगी। सब तरफ होंगे एक जैसे चेहरे, सब अपनी अपनी तरह से कर रहे होंगे क्रूरता और सभी में गौरव भाव होगा। वह संस्कृति की तरह आएगी, उसका कोई विरोधी ना होगा। कोशिश सिर्फ यह होगी कि किस तरह वह अधिक सभ्य और अधिक ऐतिहासिक हो। वह भावी इतिहास की लज्जा की तरह आएगी और सोख लेगी हमारी सारी करुणा, हमारा सारा श्रृंगार। यही ज़्यादा संभव है कि वह आए और लंबे समय तक हमें पता ही ना चले उसका आना। क्या बात। एक छोटी सी कविता है, नए अपराधी। जब सजा दी जा रही होती है, जब सजा दी जा रही होती है उन्हें तभी मालूम होता है कि वे अपराधी हैं। इतनी निर्दोष, इतनी परावलंबी होती हैं उनकी गलतियां कि जीवन भर नहीं समझ पाते वे अपने अपराध। मसलन उनकी दाढ़ी कुछ अलग तरह की है, कि उनके हंसने का तरीका अच्छा नहीं लगा न्यायाधीश को, या यह कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपने दुखों के बारे में, या फिर कि उनके विचार असहमति के हैं और जीवित हैं उनके कुछ रिश्तेदार पड़ोस के देश में। उन्हें नहीं पता किस तरह बचा जाए इन अपराधों से। वे रोज़ सुबह उठते हैं और अपने आप को हर रोज़ एक नए अपराध में शामिल पाते हैं। और इधर का जीवन,
इधर का जीवन कुछ ऐसा हो गया है जैसे जीवन नहीं। यदि कोई धोखा ना दे, कर ले थोड़ा सा विश्वास, तो चकित रहता हूँ बहुत दिनों तक। घृणा, प्यार, दुत्कार, पुरस्कार तैर रहे हैं अवसर की झील में। देश को विद्वानों की नहीं, तैराकों की ज़रूरत है। इतनी लंबी डोर है कि चपरासी की शिकायत करता हूं तो बुरा मानता है प्रधानमंत्री। इधर पूरे समाज में भी रह गए हैं कुल दो तरह के लोग, जैसे एक वे जो शर्मा जी हैं और दूसरे वे जो शर्मा जी नहीं हैं। जैसे एक वे जो भूखे नहीं हैं और दूसरे वे जो भूखे सोना नहीं चाहते। जैसे एक वे जो जीवित हैं और दूसरे वे जो जीवित रहना चाहते हैं। इधर का जीवन हो गया है कुछ ऐसा कि हर 15 मिनट बाद टटोल टटोल कर ढूंढनी होती है जीवन की धड़कन। इतनी धूल चली आती है जीवन में कि मरते दम तक कोई उससे छुड़ा नहीं सकता पीछा। चीज़ों पर से उसे झाड़ते हुए केवल खीज है जो धूल की तरह झरती रहती है आपके भीतर। इधर सिद्धांत और आदर्श पैदा हुए नहीं कि उधर उन पर गिरने लगती है धूल। वह पहुंच जाती है उन ऊंचाइयों पर भी जहां पहुंचते नहीं किसी के हाथ। जालियों, मर्तबानों और तस्वीरों पर ही नहीं, बल खाती मूँछों और उन्नत माथे पर भी हो जाती है सवार। आपके फेफड़ों, किडनी और पित्ताशय की थैली में तो वह इकट्ठा हो ही रही है लगातार। नैतिक शिक्षाओं और उपदेशों में यही किरकिराती है। उसके अपने बवंडर हैं और पर्वत श्रृंखलाएं। वह आपके घर की दीवार में लगे पत्थर की तरह सख्त है, लेकिन कभी कभी आप उसे उड़ा सकते हैं एक फूंक से भी। अंतरिक्ष में, नक्षत्रों में है उसका साम्राज्य। मुश्किल होती है जब वह जमा होने लगती है दिमागों में। फिर वही है जो प्रकट होती है आंधियों की तरह। यही धूल जम जाती है पारदर्शी चीज़ों पर। वह प्रेक्षागृह की कुर्सियों पर मिलती है और न्यायाधीशों के निर्णयों में जरा सी चूक हो तो वह उड़कर बैठ जाती है दो पंक्तियों के बीच में। सब तरफ दिखने लगता है रेगिस्तान, लेकिन धूल के खिलाफ सारे अभियान आखिर धूल में मिल जाते हैं। ये सभी हमारे कवियों के लिए समर्पित है। कवि की अकड़ और उसका उपशीर्षक है अपनी राह चलने वाले कुछ कवियों के बारे में सोचते हुए। अभी कबीर का जिक्र भी हुआ, अब वहाँ से भी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। यूँ तो हर काल में ही कवियों को जिंदा मारने की परंपरा है। हाथी तक से कुचलवाने की निर्दयता है। और समकाल में तो यह कहकर भी कि क्या पता वह जिंदा है भी या नहीं, खबर मिली नहीं कई महीनों से और मोबाइल भी है नॉट रीचेबल। क्या बात। किसी कार्यक्रम में वह दिखता नहीं और दिख जाए तो अचानक बीच में से ही हो जाता है गायब। जब वह खुद ही रहना चाहता है मरा हुआ, तो कोई दूसरा उसे कैसे रख सकता है जीवित। और यह कि वह हर किसी विषय पर लिखता है कविता, हर चीज को बदल देना चाहता है प्रतिरोध में, और कहता है यही है हमारे समय का सच्चा विलाप। वह विलाप को कहता है यथार्थ, इतिहास लिखता है, भविष्य लिखता है और कहता है वर्तमान। वह लिंक रोड पर भी, फुटपाथ पर नहीं चलता और हाशिए पर भी चलता है तो ऐसे जैसे चल रहा हो केंद्र में, कि हम आईएएस या एसपी या गुंडे की और पार्टी जिला अध्यक्ष और रिपोर्टर की अकड़ सहन करते ही आए हैं, लेकिन एक कवि की अकड़ की आदत रही नहीं। वो फिर क्यों करें उसे बर्दाश्त, क्या मिलेगा उससे या क्या होगा बिगाड़। और वह कभी लिखने लगता है कहानी, कभी उपन्यास, फिर अचानक निबंध या कुछ डायरी नुमा। कभी पाया जाता है कला दीर्घाओं में, भटकता है गलियों में और ना जाने कहाँ से क्या कमाता है, जबकि करता कुछ नहीं, किसी से मांगता भी नहीं। इसी से संदिग्ध है वह और उसका रोजगार। संदिग्ध नहीं है सेबी और शेयर बाजार,
संदिग्ध नहीं बिल्डर, विधायक, ठेकेदार, संदिग्ध नहीं मालिक, संपादक और पत्रकार, संदिग्ध नहीं आलोचक, निर्णायक और पुरस्कार, संदिग्ध नहीं पटवारी और थानेदार, संदिग्ध नहीं कारपोरेट, प्रमुख सचिव और सरकार, संदिग्ध है बस कवि की ठसक और उसका कविता संसार। जबकि एक वही तो है जो इस वक्त में भी अकड़ रहा है जब चुम्मियों की तरह दिए जा रहे हैं पुरस्कार। जैसे देती हैं अकादमियाँ और पिताओं की स्मृति के न्यास नाना प्रकार, जैसे देते हैं वे लोग जिनका कविता से ना कोई लेना देना ना कोई प्यार। तो परिषदों, संयोजकों, जलसा घरों के नहीं है कोई नियम, और मुसीबत ज़दा होते जाते कवियों का भी नहीं रह गया है कोई नियम। लेकिन वही है जो कहता है कि आपके देने के हैं कुछ नियम, तो जनाब मेरे लेने के भी हैं कुछ नियम। वह ऐसे वक्त में अकड़ में रहता है जब चाहते हैं सब कि कवि चुपचाप लिखे कविता और रियाए, जहाँ बुलाया जाए वह तपाक से पहुँच जाए, ना किराया मांगे, ना भत्ता, ना रॉयल्टी, ना सवाल उठाए, बस 100-150 ml में दोहरा हो जाए। वह दुनिया भर से करे सवाल लेकिन अपनी बरादरी में उसकी ताकत कम हो जाए। आखिर में कहना चाहता हूँ कि यदि उसकी कविता में हम सबकी कविता मिलाने से कुछ बेहतरी हो तो मिला दी जाए, यदि बदतरी होती हो तो हम सबकी कविता मिटा दी जाए, लेकिन एक कवि की ठसक को रहने दिया जाए कि वही तो है जो बिल्कुल ठीक अकड़ता है, कि वही तो है जिसके पास कोई अध्यादेश लाने की ताकत नहीं, कोई वर्दी या कुर्सी नहीं, और मौके बेमौके के लिए लाठी तक नहीं। फिर भी एक वही तो है जो कह रहा है कि अकड़ना चाहिए कवियों को भी। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि वह कविता की बची खुची अकड़ है, जीवन पर निर्बल की सच्ची पकड़ है। धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूंगा राजेश जोशी जी से। इनसे मेरी पहली मुलाकात भोपाल में हुई थी जब मैं पहली बार भोपाल गया था, और उसके कुछ वक्त बाद इनकी एक पहली कविता सुनी थी। मेरा ख्याल है आज वो सुनाएंगे, मैंने उनसे गुजारिश की है। राजेश जोशी भी कुमार जी की तरह बैंक में सर्विस करते थे। पता नहीं ये बैंक में काम करने वाले कवि क्यों होते हैं, लेकिन ये दो तो हमारे पास हैं और अच्छी कविता करते हैं दोनों। और राजेश जी ने नाटक भी लिखे हैं और लेख भी लिखे हैं। मैं झुकता हूँ। दरवाजे से बाहर जाने से पहले अपने जूतों के तस्मे बांधने के लिए मैं झुकता हूँ। रोटी का कौर तोड़ने और खाने के लिए झुकता हूँ अपनी थाली पर। जेब से अचानक गिर गई कलम या सिक्के को उठाने को झुकता हूँ। झुकता हूँ लेकिन उस तरह नहीं जैसे एक चापलूस की आत्मा झुकती है किसी शक्तिशाली के सामने। जैसे लज्जित या अपमानित होकर झुकती हैं आँखें, झुकता हूँ जैसे शब्दों को पढ़ने के लिए आँखें झुकती हैं। झुकता हूँ जैसे शब्दों को पढ़ने के लिए आँखें झुकती हैं। ताकत और अधीनता की भाषा से बाहर भी होते हैं शब्दों और क्रियाओं के कई अर्थ। झुकता हूँ जैसे घुटना हमेशा पेट की तरफ मुड़ता है। ये कथन सिर्फ शरीर के नैसर्गिक गुणों या अवगुणों को ही व्यक्त नहीं करता, कहावतें अर्थ से ज़्यादा अभिप्राय में निवास करती हैं। सिगरेट की डिब्बी पर अक्सर लिखा रहता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये इस कविता का शीर्षक है। मैं एक सिगरेट जलाता हूँ तो धमकाती है पैकेट पर छपी चेतावनी, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रास्ते में मिलता है दोस्त, बिना मांगे सलाह देता है, बहुत एहतियात बरतनी चाहिए 40 की उम्र के बाद। गीत के स्थाई की तरह दोहराती है बीवी, छोड़ क्यों नहीं देते सिगरेट पीना, देखो पैकेट पर भी लिखा है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं कहता हूँ बहुत हानिकारक है। मैं कहता हूँ बहुत हानिकारक है, व्यक्ति के लिए नहीं पूरे देश के लिए हानिकारक है। दिनों दिन बढ़ते जाना अमेरिका का दबाव, राष्ट्रवाद का नया उफान, वित्त पूंजी का प्रपंच, बजरंगियों का उत्पात, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का लगातार फैलता जाल, एक प्रधानमंत्री का इतनी बुरी कविता लिखना हानिकारक है।
मैं कहता हूं बहुत हानिकारक है, व्यक्ति के लिए नहीं पूरे देश के लिए हानिकारक है। दिनों दिन बढ़ते जाना, अमेरिका का दबाव, राष्ट्रवाद का नया उफान, वित्त पूंजी का प्रपंच, बजरंगियों का उत्पात, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का लगातार फैलता जाल, एक प्रधानमंत्री का इतनी बुरी कविता लिखना हानिकारक है। एक आदमी बगल में आकर फुसफुसाता है, हानिकारक है शबाना आज़मी का सिर मुंडाना, इससे नए नए विवाद पैदा हो रहे हैं। पानी को वाटर कहने से डूबने लगती है जिनकी संस्कृति की नब्ज़, उन्हें गंगा के साबुन में बदल जाने से कोई एतराज़ नहीं। एक कवि ने कहा था कुछ बरस पहले कि खतरनाक है सपनों का मर जाना। एक दोस्त पाठ को बदल कर कहता है खतरनाक है सपनों का बिखर जाना। दूसरा दोस्त एक बार फिर बदलता है पाठ, सबसे खतरनाक है सपनों का बिक जाना। महानुभावों, वो कुछ भी बेच सकते हैं, क्रांतिकारी गीतों को बना सकते हैं पॉप सॉन्ग, बेच सकते हैं एक साथ वंदे मातरम और कोलगेट की मुस्कान। हानिकारक है संविधान की समीक्षा, इतिहास परिषद पर मंडराता खतरा, और सबसे हानिकारक है उनका राष्ट्रवाद। मैं फिर एक सिगरेट जलाता हूँ और पैकेट पर छपी चेतावनी को काट कर अलग करता हूँ और सोचता हूँ कहाँ चस्पा करूँ इसे, कहाँ कहाँ। वाह 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 वाह। ये कविता है, ये धर्म के विरुद्ध है। मकान मालिक परेशान है और आंगन में टहल रहा है। देख रहा है कि दाहिनी ओर की दीवार पर भीत फोड़कर एक पीपल उगाया है। दीवार में दूर तक पड़ गई है दरार, पर पीपल को ना तो उखाड़ा जा सकता है न काटा जा सकता है, क्योंकि यह धर्म के विरुद्ध है। मकान मालिक परेशान है और आंगन में टहल रहा है। देख रहा है कि पीपल और बड़ा हो गया है। पूजा के लिए उसके आसपास इकट्ठे होने लगे हैं मोहल्ले के लोग। मकान एक सार्वजनिक स्थल बनता जा रहा है, पर वे किसी को भी रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि यह धर्म के विरुद्ध है। मकान मालिक परेशान है और आंगन में टहल रहा है। देख रहा है कि पीपल ने जड़ें और फैला ली हैं। दीवार धसक गई है पूरी तरह। घर एक तरफ से पूरा नंगा हो गया है, जहाँ से ताक झांक कर रहे हैं लोग, पर वे किसी से कुछ नहीं कह पा रहा है, क्योंकि यह धर्म के विरुद्ध है। मकान मालिक परेशान है और आंगन में टहल रहा है। देख रहा है कि फैलती ही जा रही हैं पीपल की जड़ें और धसकता ही जा रहा है मकान। अपनी ही ज़मीन से निर्वासित होता जा रहा है। वे मन ही मन बड़बड़ा रहा है कि ऐसी की तैसी इस, पर असंभव है इससे आगे कुछ भी कहना, क्योंकि यह धर्म के विरुद्ध। एक कविता है छोटी सी, मारे जाएंगे। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे, मारे जाएंगे। कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे, मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज़ हो उनकी कमीज़ से ज़्यादा सफ़ेद। कमीज़ पर जिनके दाग नहीं होंगे, मारे जाएंगे। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे, मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगी उन्हें, काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे, मारे जाएंगे। वाह वाह। इत्यादि। कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे। इत्यादि तादाद में हमेशा ही ज़्यादा होते थे। इत्यादि भावताव करके सब्जी खरीदते थे और खाना वाना खाकर खास लोगों के भाषण सुनने जाते थे। इत्यादि हर गोष्ठी में उपस्थिति बढ़ाते थे। इत्यादि जुलूस में जाते थे, तख्तियाँ उठाते थे, नारे लगाते थे। इत्यादि लंबी लाइनों में लगकर मतदान करते थे। उन्हें लगातार ये भ्रम दिया गया था कि वे ही इस लोकतंत्र में सरकार बनाते हैं। इत्यादि हमेशा ही आंदोलनों में शामिल होते थे, इसलिए कभी कभी पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे। जब वे पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे, तब उनके वो नाम भी हमको बतलाए जाते थे जो स्कूल में भर्ती करवाते समय रखे गए थे, या जिससे उनमें से कुछ
पगार पाते थे, कुछ तो ऐसी दुर्घटना में भी इत्यादि ही रह जाते थे। इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे, इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे, लेकिन कभी कभी जब वो डरना छोड़ देते थे तो बाकी सब उनसे डरने लगते थे। इत्यादि ही करने को वो सारे काम करते थे जिससे देश और दुनिया चलती थी। हालांकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो ये सारे काम सिर्फ अपना परिवार चलाने को करते हैं। इत्यादि हर जगह शामिल थे, पर उनके नाम कहीं भी शामिल नहीं हो पाते थे। इत्यादि बस कुछ सिरफिरे कवियों की कविता में अक्सर दिख जाते थे। क्या बात है, क्या बात है। मेरा नया फ़ोन नंबर बदल गया था। बदल गए फ़ोन नंबर की सूचना देने को कई पोस्ट कार्ड लिखे मैंने और तमाम दोस्तों के पते पर उन्हें पोस्ट कर दिया। दोस्त ने कहा कि एक पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री को भी डाल दो, प्रधानमंत्री को पता नहीं कब तुमसे कोई काम पड़ जाए। मुझसे क्या काम पड़ना था प्रधानमंत्री को, लेकिन मैंने सोचा काम पड़े ना पड़े, मेरा नया फ़ोन नंबर प्रधानमंत्री के पास भी हो तो इसमें क्या हर्ज है। और एक पोस्ट कार्ड मैंने प्रधानमंत्री के पते पर डाल दिया। प्रधानमंत्री का कार्यालय चाहता तो एक सिरफिरे का शगल मानकर मेरे पोस्ट कार्ड को कचरे की डलिया में डाल सकता था, पर मेरे पोस्ट कार्ड के पता नहीं क्या क्या अर्थ निकाले गए। समय ही ऐसा था कि छोटी से छोटी बात को भी संदेह की नज़र से देखा जाता था। मुश्किल से हफ्ता भी नहीं बीता होगा कि एक पुलिस वाले ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया और पूछा, आपने ही प्रधानमंत्री को अपना फ़ोन नंबर बदल जाने का पोस्ट कार्ड लिखा था? मैंने स्वीकार में मुंडी हिलाई तो उसने कहा कि चलिए आपको थाने पर बुलाया है। मन ही मन कहा मैंने, वाह मेरे प्यारे जनतंत्र वाह, एक नागरिक के साधारण से पोस्ट कार्ड से इतना अड़कंप। थानेदार ने मुझे देखते ही दनादन दागे, एक के बाद एक कई सवाल। क्या तुम कहीं के कोई अफलातून हो? तुमको अपना फ़ोन नंबर बदल जाने की इत्तला प्रधानमंत्री को देने की क्या ज़रूरत थी? क्या प्रधानमंत्री तुमको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? क्या प्रधानमंत्री तुमसे बातचीत करते हैं? प्रधानमंत्री से तुम्हारी कितनी बार बातचीत हुई और कब कब? पिछली बार तुमने प्रधानमंत्री से कब बात की थी? मैंने कहा, रुकिए श्रीमान, जरा सांस तो ले लीजिए। प्रधानमंत्री से मेरी कोई जान पहचान नहीं। मैंने सोचा लेकिन मेरे जैसे साधारण नागरिक के फ़ोन नंबर बदल जाने की सूचना जब दूसरों को दे रहा हूं तो प्रधानमंत्री को भी दे दूं। प्रधानमंत्री के पास देश विदेश के तमाम महत्वपूर्ण फ़ोन नंबर होते हैं, तो उनके पास अपने देश के एक साधारण नागरिक का भी फ़ोन नंबर होना चाहिए। क्या इस जनतंत्र में प्रधानमंत्री और एक साधारण नागरिक के बीच चुनाव में वोट देने के अलावा कोई संबंध नहीं हो सकता? प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने के अलावा एक साधारण नागरिक से बात करने का क्या कभी और कोई कारण नहीं हो सकता? थानेदार को शायद लगा कि मैं भी कोई सिरफिरा हूँ और व्यर्थ ही वह अपना वक्त मुझ पर बर्बाद कर रहा है। ऊपर का आदेश नहीं होता तो वे कब का मुझे दो एक झापड़ मार कर भगा देता। उसने लगभग बड़बड़ाते हुए अपने बगल में खड़े ठलुए से कहा, सरकार भी कैसे केसों के साथ फंसा देती है। जाकर मेरे लिए एक चाय बोला। इस बीच उसका कोई फ़ोन आ गया और थानेदार फ़ोन पर बतियाने में मसरूफ़ हो गया। मैं थक गया था और इस बीच इतना वक्त गुजर गया कि मुझे झपकी आ गई। अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी और मैंने लपक कर फ़ोन उठाया। फ़ोन पर बोलने वाले ने फरमाया कि मैं प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ। देखिए मेरी घड़ी अचानक बंद हो गई है। क्या आप बता सकते हैं कि इस समय क्या वजह है? मैं किसी और से भी पूछ सकता था, लेकिन अचानक मेरी नज़र अपनी टेबल पर पड़े आपके पोस्ट कार्ड पर पड़ी और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपसे ही पूछ लूं कि क्या समय हुआ है। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी कि आपने मुझे इस लायक समझा। मुझे बेहद खुशी होती है बताते हुए कि इस समय मेरी घड़ी में क्या बजा है, लेकिन इसमें एक समस्या है जो मुझे परेशान कर रही है कि प्रधानमंत्री की घड़ी में और एक साधारण नागरिक की घड़ी में बजने वाला समय क्या एक ही हो सकता है? क्या किसी ऐसे जनतंत्र की हम कल्पना कर सकते हैं जिसमें सत्ता की घड़ी और जनता की घड़ी का समय एक ही हो? मेरी दिक्कत को थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे आप, लेकिन यकीन कीजिए सत्ताएं अपनी घड़ी का समय अपने देश के नागरिकों की घड़ी के समय से कभी नहीं मिलाती और ज़्यादातर गड़बड़ियाँ यहीं से पैदा होती हैं। तभी मुझे एक पुलिस वाले ने झंझोड़ कर जगाया
और गुर्राया कि जाओ घर जाओ और आइंदा ऐसी हरकत करोगे तो अंदर कर दूंगा। धन्यवाद। वाह 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 वाह। अब गौहर रज़ा बुनियादी तौर पे तो साइंटिस्ट हैं और ये शायद बुनियादी तौर पे साइंटिस्ट हैं और डॉक्यूमेंट्री फिल्में ही बनाते हैं। और आम लोग किस तरह साइंस की चीज़ों को देखते हैं वो इनकी ये उनकी फील्ड ऑफ वर्क ये है, पॉपुलर परसेप्शन ऑफ साइंस और पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस पे काम करते हैं। दो इन्होंने इनके फिल्में बनाई हैं, इनमें से दो फिल्में बहुत मशहूर हैं। एक इस मुल्क में जो पहली डॉक्यूमेंट्री भगत सिंह पे बनी वो गौहर रज़ा ने बनाई है और 1857 के ऊपर एक फिल्म बनाई इन्होंने जिसमें ज़ोरा सहगल ने बहुत नुमायां रोल प्ले किया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं वो गज़ल पढ़ दूं और उसे अलग करूं जल्दी से ताकि फिर कुछ और पढ़ पाऊं। धर्म में लिपटी वतन परस्ती क्या क्या स्वांग रचाएगी। धर्म में लिपटी वतन परस्ती क्या क्या स्वांग रचाएगी। मसली कलियां झुलसा गुलशन जर्द खिजां दिखलाएगी। यूरोप जिस वहशत से अब तक सहमा सहमा रहता है, खतरा है वो वहशत मेरे मुल्क में आग लगाएगी। जर्मन गैस कदों से अब तक खून की बदबू आती है। जर्मन गैस कदों से अब तक खून की बदबू आती है। अंधी वतन परस्ती हमको उस रास्ते ले जाएगी। अंधे कुएं में झूठ की नाव तेज चली थी मान लिया। अंधे कुएं में झूठ की नाव तेज चली थी मान लिया। लेकिन बाहर रोशन दुनिया तुमसे सच बुलवाएगी। नफरत में जो पले बढ़े हैं, नफरत में जो खेले हैं, नफरत देखो आगे आगे उनसे क्या करवाएगी। फनकारों से पूछ रहे हो क्यों लौटाए हैं सम्मान। फनकारों से पूछ रहे हो क्यों लौटाए हैं सम्मान। पूछो कितने चुप बैठे हैं शर्म उन्हें कब आएगी। ये मत खाओ वो मत पहनो इश्क तो बिल्कुल करना मत। ये मत खाओ वो मत पहनो इश्क तो बिल्कुल करना मत। देशद्रोह की छाप तुम्हारे ऊपर भी लग जाएगी। ये मत भूलो अगली नस्लें रोशन शोला होती हैं। ये मत भूलो अगली नस्लें रोशन शोला होती हैं। आग कुरेदोगे चिंगारी दामन तक तो आएगी। आग कुरेदोगे चिंगारी दामन तक तो आएगी। उन्हें जुनून किसी बज़्म में अमान न रहे। उन्हें जुनून किसी बज़्म में अमान न रहे। कोई रहे न रहे बज़्म में कशां न रहे। उन्हें जुनून के रिश्तों को तोड़ डालें सब। हमें ये फ़िक्र कोई भी खफा खफा न रहे। उन्हें जुनून के दिल पाश पाश हो जाएं। हमें ये फ़िक्र कोई ज़ख्म बेदवा न रहे। उन्हें जुनून के हर शाम शाम गम में ढले। हमें ये फ़िक्र के दिल शाम से बुझा न रहे। उन्हें जुनून के दुनिया सहम सहम के जिए। उन्हें जुनून के दुनिया सहम सहम के जिए। हमें ये फ़िक्र कोई भी सज़ा जज़ा न रहे। उन्हें जुनून के हर शहर शहर आतिश हो। हमें ये फ़िक्र के आलम सजा सजा सा रहे। उन्हें जुनून के कोई भी सर बुलंद न हो। हमें ये फ़िक्र कोई सर झुका झुका न रहे। उन्हें जुनून के रोशन ख्याल कोई न हो। हमें ये फ़िक्र कहीं दौरे जाहिला न रहे। उन्हें जुनून के हर एक ज़बां पे ताला हो। हमें ये फ़िक्र कोई भी बेज़बान न रहे। कोई बेज़बान। 6 साल पुरानी नज़्म है और ये राइटर के दो
रिपोर्टर्स थे जो रिपोर्टिंग करने के लिए इराक गए हुए थे। एक हेलीकॉप्टर है जो ऊपर से देख रहा है और उसमें अमेरिकन फौजी लोग बैठे हुए हैं। पता नहीं आप में से किसी ने देखी है ये क्लिप इंटरनेट के ऊपर या नहीं। वो आइडेंटिफाई करते हैं उन दोनों को और कहते हैं कि कैमरे को वो क्लैशनिकोव समझते हैं, रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट के बाद उनको ये ऑर्डर मिलता है कि मारो, और फिर उसके बाद वो नंगा नाच शुरू होता है जिसमें वो कह लगा रहे हैं और एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं कि किस तरह से वो हेलीकॉप्टर से सही निशाने लगा रहे हैं लोगों के ऊपर। ये जो भी हैं अजीब हैं। वो चाहते हैं रोशनी के सब चिराग गुल करें, वो चाहते हैं जिंदगी हो जुल्मतों की कैद में। वो चाहते हैं रोशनी के सब चिराग गुल करें, वो चाहते हैं जिंदगी हो जुल्मतों की कैद में। वो चाहते हैं फिक्र की हर एक राह रोक दें, वो चाहते हैं सब चलें जहालतों के दौर में। वो चाहते हैं हर खुशी मुसीबतों में कैद हो, वो चाहते हैं हर तरफ कदूरतों का दौर हो। वो चाहते हैं ज़िंदगी पे बंदिशें लगी रहें, वो चाहते हैं हर बशर हो बंदिशों की कैद में। हर एक फूल की कबा लहू से दाग दाग हो, खिज़ां के दाम में घिरी लहू लहू बहार हो। जुनून ही जुनून हो, कतार दर कतार हो, हर एक चमन का पैरहन शर्म से तार तार हो। मगर ये कौन लोग हैं, मगर ये कौन लोग हैं चिराग नौ लिए हुए, हर एक गली के मोड़ पर, हर एक महल की ओट में, हर एक गली के मोड़ पर, कहीं पे बन के शाखे गुल, कहीं पे बन के संगे राह, कहीं पे घास की तरह, कहीं पे रेत की तरह, कहीं पे लहरे आब हैं, कहीं पे मस्ती सबा, कहीं पे मैं कशीद हैं, कहीं पे जामे जावेदां। ये जो भी हैं अजीब हैं, ये जो भी हैं अजीब हैं, मिटाए मिट न पाएंगे। ये कुल भी हैं, ये जुज़ भी हैं, तुम्हें नज़र न आएंगे। ये ज़िद पे हैं कि रोशनी का हर चिराग जल उठे, ये ज़िद पे हैं कि रोशनी का हर चिराग जल उठे। ये ज़िद पे हैं कि ज़िंदगी में रोशनी बिखेर दें। ये जो भी हैं अजीब हैं, मिटाए मिट न पाएंगे। ये जो भी हैं अजीब हैं, तुम्हें नज़र ना आएंगे। इस नज़्म को मैं बिना इसके तमहीद के बिना नहीं सुनाता। मुशायरे के बाद सुबह लगभग 4 बजे एक नौजवान आया और उसने कहा मैं आपके ही लिए रुका हुआ था। बड़े बड़े शायर थे चारों तरफ, उनके बहुत सारे फैंस जमा थे। मैं अकेले एक कोने में खड़ा हुआ था, इसका इंतज़ार कर रहा था कि अब ऑर्गेनाइजर्स कार वार में जिसमें ले जाना है ले जाएंगे, फिर वो खाना खिलाएंगे। और थोड़ा चिल्ला भी रहा था कि और बाकी सबके बहुत सारे फैंस हैं, मेरी तरफ कोई तवज्जो भी नहीं दे रहा। तो एक लड़का आया उस भीड़ में से बीच में और उसने आके मुझसे कहा कि आप साइंटिस्ट हैं तो आप कुछ अच्छी शायरी नहीं कर सकते, ये आपकी शायरी में इतना खून खराबा आहें वगैरह वगैरह होती हैं, तो कुछ रंगों के बारे में, खिलते फूलों के बारे में कुछ ऐसा हो सकता है क्या। तो मैंने उसको, तो चर्ब ज़बान है, मतलब सादत हसन मंटो से ज़बान सीखी है, तो उसको उस वक़्त तो बेचारे को चलता कर दिया, लेकिन बात दिल को चुभ गई। मैं चाहता हूँ कि पर्वत पे एक नज़्म लिखूं, एक ऐसी नज़्म जो पहले कभी लिखी न गई। मैं चाहता हूँ कि झरनों का बांकपन लिख दूं, ये चाहता हूँ कि कागज़ पे काले लफ्ज़ों से करूँ मैं सप्त किसी शाम का तमाम सहर। धनक के रंग से खेलूं, लिखूं कि कुदरत ने मेरे कलम के लिए ही रचे हैं राज ये सब। मैं चाहता हूँ किसी शाम बैठूं फुर्सत से, वो शाम ऐसी हो जिस पर गुमा हो सुबह का। मैं तेरी जुल्फ़ों की, आँखों की, तेरे होंठों की, तेरे बदन की, तेरे पैरहन की बात करूं। कोई ख्याल ना हो बस ख्याल हो तेरा, कोई ख्याल ना हो बस ख्याल हो तेरा, तेरे ख्याल में भीगी हुई हो सारी फ़ज़ा। मैं चाहता हूँ कि सर्दी की एक सुबह हो,
मेरी बयाज मेरे पास हो लौह कलम, मेरे करीब हो बरगद का पेड़ जो मुझसे जमाना पहले ये सरगोशियों में कहता था, बचा के रखना ये उम्मीद और ये भोलापन। वो सारी राज की बातें मैं हूबहू लिख दूं। मैं चाहता हूं कि कोहरे की एक चादर हो, मैं अपनी आंखों में आंसू लिए वहां जाऊं जहां पे छोड़ के आया था अपने बचपन को। कलम की नोक से मैं फिर उन्हें तलाश करूं, कलम की नोक से मैं फिर उन्हें तलाश करूं जो रिश्ते छूट गए और कभी न लौटेंगे। मैं कड़वे नीम के नीचे बनाऊं एक क्यारी, मैं नन्हे हाथों से पौधे लगाऊं फूलों के, बाहर आए तो सब बांट दूं जमाने में। मैं चाहता हूं मगर फुर्सते सुखन तो मिले, मैं चाहता हूं मगर फुर्सते सुखन तो मिले, मैं चाहता हूं मगर तीरा शाम गम तो ढले। ये आग व खून की बारिश, ये आंसुओं की झड़ी, कदम कदम पे ये नफरत का सर बुलंद जुनू। हकीकतें के जो बिखरी हैं मेरे चारों तरफ, ये 4 रोज़ की मोहलत तो दे मुझे हमदम। हकीकतें के जो बिखरी हैं मेरे चारों तरफ, ये 4 रोज़ की मोहलत तो दें मुझे हमदम। कहीं तो शम्मा जले, कहीं तो शम्मा जले और कहे कि फुर्सत है, लिखो वो नज़्म जो पहले कभी लिखी न गई, लिखो वो नज़्म जो पहले कभी लिखी न गई। On behalf of Anhat, I would like to thank Oxford Bookstore for giving us this opportunity. We hope to make this a monthly session, and we are really excited about it, and we hope to have some absolutely scintillating baatcheets here. Thank you, everybody.